हेलो फ्रेंड, सुधीर मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। इस चैनल पर हम एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पे बात करते हैं। इसी क्रम में हम बात करेंगे कि कतर की सरकार ने 8 भारतीयों को मौत की सज़ा सुना दी, जो भारत सरकार तथा सभी भारतीयों के लिए बड़ा ही शॉकिंग न्यूज़ है। सभी स्तब्ध हैं, आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा कदम कतर की सरकार ने क्यों उठाया, जबकि एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत और कतर के संबंध काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। गुरुवार यानी 26 अक्टूबर 2023 को दोहा की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सज़ा सुना दी। ये नौसेना के पूर्व सैनिक अधिकारी अगस्त 2022 से ही कतर की जेल में बंद हैं। कतर की सरकार द्वारा इन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। ये जो पूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं नेवी के, ये नेवी से रिटायर्ड होने के बाद कतर में एक अल दहरा नामक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करने लगे थे। यह कंपनी कतर की रक्षा और सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती थी। इसी दौरान इन पर अगस्त 2022 में इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इनको तभी से जेल में बंद रखा गया है। किसी को ये अनुमान नहीं था कि इनको मौत की सज़ा दे दी जाएगी। ये जो अधिकारी हैं नौसेना के, इनके नाम हैं कैप्टन वीरेंद्र कुमार, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरव वशिष्ठ, कमांडर सुगुनाकर पाकल, कमांडर पुरेंद्र तिवारी, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक राकेश। इन पर गंभीर चार्ज लगाते हुए कतर की सरकार ने मौत की सज़ा दी है। भारत सरकार ने, जो कि काफ़ी सदमे में है कि ये कैसे हो गया, त्वरित कार्रवाई करते हुए कतर की सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए है और इनकी सज़ा को कम कराने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये है कि कतर की सरकार ने अचानक इन नौसैनिक अधिकारियों को, पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सज़ा क्यों सुना दी, जबकि ये जेल में 1 साल से बंद थे। ऐसा क्या हुआ? तो यदि आप आईआर के एक्सपर्ट्स हैं और अच्छे स्कॉलर्स हैं और स्टूडेंट हैं, तो आप यह स्पष्टता अनुमान लगा सकते हैं, और आईआर के एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि इसका प्रमुख कारण है इजराइल और हमास का संघर्ष। ऐसा हम सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार का झुकाव इजराइल की तरफ है और अरब देशों का भी यही मानना है कि वर्तमान मोदी सरकार इजराइल के पक्ष में खड़ी है। तो इसलिए कतर की सरकार द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। कतर की सरकार हमेशा से फिलिस्तीन के साथ रही है और फिलिस्तीन की तरफ से बोल भी रही है, तो यह कदम उसी संघर्ष का परिणाम माना जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इनकी मौत की सज़ा का जिम्मेदार मोदी सरकार है, वर्तमान गवर्नमेंट है? क्योंकि वर्तमान गवर्नमेंट से पहले भारत की विदेश नीति का झुकाव फिलिस्तीन की तरफ रखता था। यहाँ तक गांधी जी ने भी फिलिस्तीन को सपोर्ट किया था और इजराइल की स्थापना का विरोध किया था 1948 में। उसके बाद नेहरू ने गांधी जी के रुख को ही अपनाया और उसके बाद जितने भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, उन्होंने भी फिलिस्तीन के साथ को सपोर्ट किया, फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े रहे। यहाँ तक कि 1977 में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की, उस समय जनता पार्टी इजराइल के साथ एक अच्छा संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 25 अरब देशों को नाराज नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि गैर कांग्रेसी सरकारों ने भी इस नीति को नहीं उल्टा। लेकिन वर्तमान मोदी सरकार, जो एंटी कांग्रेस पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने विदेश नीति में काफ़ी चेंजिंग की और इजराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया और यहाँ तक कि इजराइल जाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री थे, इजराइल जाने से
बसते रहते थे, क्योंकि वो अरब देशों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अरब देश हमारे निकट पड़ोसी हैं और हम काफ़ी हद तक उन पर निर्भर हैं। तेल के मामले में, गैस के मामले में हम उन पर पूरी तरह निर्भर हैं। इसलिए कोई भी सरकार फ़िलिस्तीन के अगेंस्ट नहीं जाती थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने विदेश नीति में काफ़ी परिवर्तन किया, जो एक्सपर्ट के अनुसार अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि विदेश नीति अपने तरीके से चलती रहती है, चाहे सरकार किसी की भी हो। विदेश नीति का एक अपना तरीका है जो सोच समझकर चलाया जाता है। लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार ने इस नीति को पलट दिया, जिससे अरब देश नाराज़ हो गए हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कभी भी फ़िलिस्तीन को इग्नोर करके इजराइल के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको विदेश मंत्री रह चुके थे, तो उनकी विदेश नीति पे अच्छी पकड़ थी। तो खैर, अब बात करते हैं कतर की, कि कतर कोई भी कठोर कदम उठाने से पहले कुछ सोचता नहीं है, इतना बेअंदाज क्यों है? तो इसका सबसे प्रमुख कारण है कतर की भौगोलिक स्थिति, उसकी जियोपॉलिटिक्स महत्वता। कतर के पास अथाह तेल भंडार और गैस हैं, जिसके चलते उसका दबदबा बना रहता है, और वहाँ पे अमेरिका के नौसैनिक अड्डा भी है। तो इसलिए कोई भी देश उसे कुछ कहता नहीं है। कतर दुनिया का एकमात्र देश है जो खुलेआम आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करता है। अगर आपको कतर से फंडिंग चाहिए तो आप उसकी दो शर्तें हैं। पहला, आपको मुस्लिम होना पड़ेगा, और दूसरा, आपको आतंकवादी संगठन होना पड़ेगा। वह खुलेआम हमास, अल-कायदा, हिजबुल्लाह, इस्लामिक ब्रदर, अफ्रीकन फ्रंट आदि जो आतंकवादी संगठन हैं उनको फंडिंग करता रहता है। तो वर्तमान हमास और इजराइल संघर्ष में निसंदेह वो हमास की तरफ है, और भारत का जो प्रो इजराइल फॉरेन पॉलिसी है तो वो उसके विरोध में है। तो एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इसके चलते, गुस्से के चलते कतर ने यह कदम उठाया है। तो कहीं न कहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि वर्तमान सरकार इसका दोषी है, क्योंकि भारत के सबसे ज़्यादा जो भारतीय लोग हैं इन अरब देशों में रहते हैं। इसलिए कोई भी समझदार सरकार इन अरब देशों को नाखुश नहीं करना चाहेगी, और भारत सरकार से ये गलती हो चुकी है। अब बात करें भारत और कतर के संबंधों के बारे में, जो एज ए IAS एस्पिरेंट्स, स्टेट PCS एस्पिरेंट्स होने के नाते आपको जानना चाहिए कि भारत और कतर के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। कतर की कुल जनसंख्या 25 लाख है, जिसमें से 6.5 लाख भारतीय, यानी 1/4 वहाँ पे भारतीय हैं। और भारत जो प्राकृतिक गैस है उसका 90% कतर से आयात करता है। तो कतर के पास रणनीतिक बढ़त है भारत के मुकाबले। भारत के जो व्यापार है कतर के साथ, उसमें स्ट्रेटजिकल जो एडवांटेज है वो कतर के पास है। ऐसे में कतर को नाराज़ करना या नाखुश करना काफ़ी भारी पड़ सकता है भारत सरकार के लिए। तो यह भारत सरकार और भारतीय डिप्लोमेसी तथा भारतीय फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे इस मुद्दे को भारत सरकार सुलझाती है। यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप एक अच्छे IR के स्कॉलर और स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के अच्छे स्कॉलर और स्टूडेंट हैं, तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि ऐसी ही परिस्थितियाँ प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी। युद्ध की शुरुआत होती है ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच, लेकिन धीरे धीरे विश्व के अन्य देश, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस, तुर्की उसमें कूद पड़ते हैं और न चाहते हुए भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ आज देखी जा रही है। भारत न चाहते हुए भी अजब इजराइल और हमास के संघर्ष में एक हिस्सा बन गया है, और धीरे धीरे अन्य देश भी इसे हिस्सा बनते जा रहे हैं। अरब के साथ पहले ही अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम के देश आ गए हैं। वहीं फिलिस्तीन के साथ अरब के देश, अफ्रीकन देश, मिस्र और यूरोप के कुछ देश भी अरब के पक्ष में बोल रहे हैं।
तो एकदम वैसे ही परिस्थितियां नजर आ रही हैं जो प्रथम विश्व युद्ध के समय में। यहां तक कि यूएनओ से भी भिड़ गया इजराइल, जब यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हमास ने शून्य में आक्रमण नहीं किया। उसके बाद विदेश मंत्री जो इजराइल के थे उन्होंने तत्काल इसका ट्विटर करके विरोध किया और यहां तक कि इस्तीफे की मांग कर ली एंटोनियो गुटेरेस की। तो इस तरह आज विश्व स्पष्ट दो भागों में बढ़ता दिखाई दे रहा है, जैसा प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ। तो अगर तत्काल इस संघर्ष का समाधान नहीं निकाला गया तो जिस तरह भारत को भी इसका हिस्सा बनना पड़ रहा है, विश्व के अन्य देशों को भी इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। और जैसे उस समय लोग समझ रहे थे कि ये दो देशों का वार है, विश्व युद्ध नहीं हो रहा होगा, उसी तरह जैसे आज भी लोग समझ रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। तो जरूरत है दुनिया भर की सरकारों को आपस में मिलकर इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए और इसका समाधान किया जाए। तो ये था आज का न्यूज। आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें क्या सुधार करना चाहिए, सरकार को ऐसी परिस्थितियों में कौन सा कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।